अभी मैं जिनको बुलाना चाहता हूं, मैंने बताया हरियाणा का एक अद्भुत कवि यहाँ उपस्थित है और मैंने बताया कि वो इस समय का हमारा एक लाफिंग सिलेंडर है। पूरे भारतवर्ष में आपके घरों में भी वो आपकी बिना इजाज़त के आ सकता है, क्योंकि नेताजी लपेटे में लगातार अनिल अग्रवंशी ने खूब धूम मचाई है। और ये कहा जाता है आदमी बदहाल खस्ता है हमारे देश में, खून महंगा पानी सस्ता है हमारे देश में, अब वकीलों अफसरों और पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। ऐसे समय में जो रचनाकार अपनी कविताओं से आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट के हस्ताक्षर करता है और हृदय पर भी, वो हरियाणा का अद्भुत कवि, अद्भुत रचनाकार, जरा एक बार भरपूर तालियां बजा दीजिएगा, अनिल अग्रवंशी। हास्य रस का बड़ा और कर ले बढ़ाई थी को मेरा नंबर कब आएगा ये भी कविता सुनाएगा। कीमती समय निकाल के आए हैं, कोई कीमती नगर निकाल के आया, खाली बैठा था घर में। इतनी झूठ बोलते हैं कभी एक दूसरे के बारे में, ये सब पब्लिक सब समझती है बाबूजी। पहले झूठ चलती थी, फलाना कवि है, अब ये आएंगे 17 पुस्तक लिखी है, जब 16 किसी ने नहीं पढ़ी तो 17वीं क्यों लिखी? सच्चा मेरे हाथ में सौंप दो, इससे तेज बोल सकता है। पर मैं कोई तेज नहीं बोल रहा सर, मेरे भाव मिलेंगे। कृष्ण मित्र जी के तरह मेरे अंदर भी 6-7 रस है। पहले भी रस सुनो। सच्चा मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। उन्होंने कहा सीखिए मत बेटा, कभी मैं 2 बार मिला हूँ आज तक सर कृष्ण मित्र जी, उन्होंने यही कहा, एक तो बेटा वीरस से बचियो। मैंने कहा क्यों सर? बोले जब कभी कार्यक्रम होगा तो ये 7-7 कभी बुलाएंगे, पब्लिक का क्या होगा? और दूसरी बात, कभी चीखियो मत। लेकिन मैंने लिख दी भाई साहब, मेरा बुरा हाल हो गया। मैं हास्य का कही हूँ, मैंने लिख दिया सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैं उनके पास चला गया, बोले तेरे गलत वैक्सीन लग गई और कोई दिक्कत नहीं है, तू मत पढ़ा। मैं माना ही नहीं। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैंने घर पे सुना दी, लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सवेरे से उल्टा पहना हुआ, बजाओ ताली एक बार। 15 मिनट हो गए लोगों को खुशी करते। बहुत अच्छे। ये कर देंगे, वो कर देंगे, जीप काट दो दुश्मन की, है ना, इन चीज पे झंडे गाड़ दो। अभी इतने डंडे कहां से लाओगे तुम? और जब इतने झंडे गाड़ दिए बाबूजी, मान लो इन चीज पे चलोगे कहां से? निकलोगे। वीर रस के कवि सच्चे वो थे कृष्ण मित्र जी। वीर रस के कवि ये है जो मंच पर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ नहीं है ही नहीं यहाँ पर। मैं इनसे क्यों बुराई करूंगा? बोल लूं। बहुत अच्छे। मैं फौज में था बाबूजी, कभी से पहले निकाल दिया मेरे को। काम करो ना तुम प्रधानगी के, मैंने करा, निकाल दिया मेरे को। क्यों निकाला? कैप्टन ने पूछा युद्ध हुआ तूने क्या करा? मैं दुश्मन के दोनों हाथ काट दिए। अरे बोला दोनों हाथ काट दिए। फिर क्या करा? मैं दुश्मन के दोनों पैर काट दिए। अरे बोला हाथ काट दिए, पैर काट दिए, तो सिर क्यों नहीं काटा? मैं सिर तो कटा पड़ा था। ये वो है। वाह, मस्ती में रहना चाहिए, कोई टेंशन मत लो। किस बात की टेंशन? गवर्नमेंट है ना लड़ने झगड़ने के लिए, अमित शाह है ना वहां पर, क्या जरूरत है पंगा बोलने की? बिना बात की वो मचा रखी वो जरूर। केजरीवाल के आदमी भी आए हुए। अरे अनिल बहुत अच्छे, वाह। बैठे हैं, हरियाणा का परिचय दिया। हरियाणा का आदमी तो वैसे ही मस्त होता है। महिलाएं बैठी, इतनी शांति से बैठी है। हमारे लुगाई हरियाणा की इतनी देर चुप बिठा दो। सच बता रहा हूँ, बहुत खड़े नाश हो गया। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले तुमने हेलीकॉप्टर सीख लिया, हमको भी सैर करवा दे। बोला तुम शोर बहुत मचाते। बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त बिठा दिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई होता, उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई बोले ही नहीं। मना कर की थी बोलने को, पीछे मुड़ के देखा, सारा परिवार नाराज हो गया पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। अपनी माँ से बोला माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं? मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। बहुत अच्छे अनिल। महिलाओं को कुछ भी नहीं कर पा रही है, वो छोटी छोटी बिंदी लगाकर बैठी है, क्योंकि सुहाग की निशानी है हमारे। कभी एकता कपूर का सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी पाओगे उतनी खतरनाक लुगाई पाओगे।
हम हरियाणा के लोग हैं, मस्ती वाले लोग हैं, बताया ना दासना गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश हरियाणा कल्चर मिलता है, हमारे को खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को याद है 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पर, एक उत्तर प्रदेश की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। अब उत्तर प्रदेश की एक मंचला घूरता हुआ आया, एक मंचला घूरता हुआ पत्थर पे पांव लगा, नीचे गिर गया, लड़कियों को देख रहा था। अब तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना। पहले उत्तर प्रदेश, लखनऊ वाली, जनाब का शहर है, क्या बोली? ओहो चोट लग गई बेचारे। दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। मारे हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। मस्ती बिगड़ी पड़ी है, मस्ती में रहनी चाहिए साहब। अभी अटल जी की बात करी, अटल जी की बात करी, उनके ससुर ने बताए कि वो पहले कृष्ण मित्र जी को सुनते थे, क्योंकि वो वास्तव में इस प्रकार के कवि थे, वो जिंदा दिल लोग थे। आज कविताओं का महत्व बदल गया, लेकिन उतने हास्य प्रिय भी थे अटल जी। मेरे को याद है जिस टाइम पोखरण विस्फोट किया, देख कहां से मैं विदर में से हास्य निकाल के लाया हूं। पोखरण विस्फोट करा, ये वीररस का काम है, हास्य देखो कहां से निकलेगा। वीररस का काम ये कि पोखरण विस्फोट करा, पूरे विश्व की निगाहें थी कि पोखरण विस्फोट करा, और यहां तक अमेरिका ने फोन कर दिया था अटल जी को कि अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है पाकिस्तान हमला कर दे। अटल जी ने की बात करी, अगर ऐसा हुआ तो सुबह पाकिस्तान नक्शे पर नहीं मिलेगा। ये अटल जी के बयान थे। वो कवि थे, प्रधानमंत्री बने। मैं भी कवि हूं, वो मैं बता रहा हूं। अगस्त कहाँ बेटे? सर के लिए तालियां बजा दो सर। हमारे बड़े भाई हैं, वो ताली इसलिए नहीं बजवाई मैंने, इसलिए बजवाई है कि सही बता रहा हूँ, इतने प्यार से मेरी लुगाई ने भी बड़ा नहीं किया उस समय में। तो ये मस्ती की बात होती है। 12:30 बजे फोन करा अटल जी ने अब्दुल कलाम जी को। अब्दुल कलाम जी बोले हाँ 12:30 बज गए रात के, सुबह पोखरण विस्फोट होना है, पूरे विश्व की निगाहें हमारे ऊपर है, क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर से कलाम जी बोले हाँ प्रधानमंत्री महोदय, सारी तैयारियां हो चुकी, पर ये बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल जी बोले लीक कहां पे होगी, ना तेरा क्या होया। वाह बहुत अच्छे अनिल, बहुत अच्छे, वाह छोरे। मस्ती में रहना चाहिए, बिना बात की टेंशन ले रखी बाबूजी। और खाम खा की लेडीज ने भी कोई कितने हमारे घर में मैं मस्तों के पीट रहे। अब मैं वहां सर बीतमपुरा में रहता हूँ और ट्रैक पे चक्कर लगा रहा था इसके साथ। एक सुंदर महिला ने बाबूजी मेरे को नमस्ते कर ली। मेरी क्या गलती है इसमें बाबूजी? अंतरराष्ट्रीय कवि हूँ, या सुरेंद्र जी शर्मा जी को छोड़ के कोई मेरे से ऊंचा कवि नहीं है। नहीं, एक तो और भी है, मतलब कोई मैं भी कम नहीं कुल मिला के। तो नमस्ते कर ली मेरे को एक महिला ने। आज 1 महीना हो गया उस बात को, मेरी लुगाई को टेंशन नहीं है, मुंह सुजाए पड़ी है, और एक ही बात पूछ रही है, बता कौन थी, बता वो कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। हास्य रस हर जगह बिखरा हुआ है, हास्य रस का कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे को भी 8 मिनट का समय मिला है, ज्यादा देर मैं भी हास्य या किसी मुझे कब बुलाओगे? रस में नहीं रहता। लेकिन आदरणीय सुरेंद्र जी बैठे हैं, विष्णु जी है बैठे हैं, तमाम ये लोग हैं, और मेरा सौभाग्य है कि कृष्ण मित्र जी से मैं 2-3 बार मिला, और जब भी मिला, हालांकि वो वीरस के कवि थे, लेकिन उन्होंने जब भी मुझसे मिले एक आशीर्वाद मुझे दिया कि बहुत अच्छा काम करते हो, तुम अच्छा करोगे। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, मैं उनके चरणों में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आमंत्रित किया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक हास्य की कविता, हालांकि वीरस भी मेरे पास है, मैं श्रृंगार भी लिखा है, मैंने श्रृंगार की 2 पंक्ति सुनाता हूँ। मैं हूँ फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी। पहले इसको को सुन तो लो पहले। ऐसा सर बाबूजी क्या है, ये कभी मेरी तारीफ करेंगे नहीं। क्यों करेंगे? मोदी जी का डायरेक्ट फोन आता है मेरे पास, डायरेक्ट। धारा 370 हटी, मेरे पास 12:30 बजे मोदी जी का फोन है, क्या करना है? उड़ा लो मजाक, मेरा क्या लोगे? सीधा कोई भी चोरी अभी नहीं सुना। मैंने कहा जी हटवा दो। अगले दिन मैंने विनीत चौहान जी से 500 रुपए खुले मांगे, उन्होंने हटवा दी। इन्होंने 130 रुपए दिए 500 में से। मैं 130 क्यों बोला, 370 खत्म। ये सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। वाह। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को
अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, ये गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। अब उत्तर प्रदेश रोमियो और योगी जी याद करके भरपूर तालियां दे देना कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी बयान करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं। एक अंतिम कविता सुनाता हूँ, हास्य की कविता। हाँ वो तो बीच में सिंगार तो रह गया बीच में से। मैं हूँ इतने प्यार सर, आप इतने मेरी बहनें इतने अच्छा सुन रही हैं। परसों भी मेरा कवि से मिलन था सर एक जगह, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में बोल रही मेरे को। तुम बड़े खुश हो रहे हो उस बात से, आइयो की घर में कलेश करके मेरे को क्या लेना देना। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। इसलिए हमेशा मस्ती में रहना चाहिए, कभी टेंशन मत लो। उसके हाँ मेरे मुंह में, उसके मुंह से दाढ़ी भी है। आइए सर एक कविता सुनाता हूँ, अंतिम मस्ती लीजिएगा। स्वागत बहुत सारी बार मैं यहाँ चुका और कई बार मुझे ये याद नहीं रहता कौन सी हास्य कविता सुनाई। तो एक बार नई हास्य कविता सुना दो कि कवियों की दुर्गति शादी के टाइम क्या होती है। हम कई भाई, हमारी शादी, मैं सबसे छोटा और शादी जो है मेरी नहीं हुई, जो मेरे को संगीत और कविताओं का बड़ा शौक, तो बिचौलिया देखने आता, वो एक ही बात कहता कि लाला जी लड़का क्या करता है। 2 मिनट का पिताजी यही कहते भाई ढोलक बजाओ, ठीक है करता क्या है, तो बड़ा मुश्किल, बड़ा परेशान। फिर उसके बाद वो दोबारा पूछते कि लड़का क्या करता, बोले जी कविता करता है। तो जो भी रिश्ता है वो वापस चला जाता है, लिख दो लड़का करता तो कुछ नहीं है। वहां से एक हास्य कविता निकली और वो हास्य कविता आदरणीय डब्ल्यू सुरेंद्र शर्मा जी को बहुत प्रिय थी और वो अक्सर मेरी पहली सी कविता को सुनकर उन्होंने मुझे मंच पर आमंत्रित किया। और जब उन्होंने मुझको मंच पर आमंत्रित किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वो नोट था जिसपे गवर्नर के दस्तक नहीं थे, और जब उनके दस्तक हो गए तो ये नोट बाजार में चल गया। बहुत अच्छे। हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक रिश्ता आया। पिताजी दुखी थे, सारे बिचौलिए वापस चले गए, बिचौलिए भी दुखी थे, शादी नहीं हो रही थी। वहां से हास्य में इनका विषय लिया, सुनिएगा। शायद मंच भी कोई कई लोग पहले, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक रिश्ता आया, लड़का कवि है। पिताजी ने बिचौलिए को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूँ। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूँ, फटे पुराने नोट भी पूरे दामों पे चला देता हूँ। ये बतलाओ लड़का कितना कमा लेता है। पिताजी बोले नहीं यार, किसी तरह से इज्जत बचा लेता। नहीं मेरा मतलब ये है, ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा। पिताजी बोले ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 पंक्ति मुझे सुना देता है, बिचौलिए ने पूछा तो क्या इन्होंने अपने कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई? पिताजी बोले उसी में तो और घर वालों ने इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे, भाई साहब वो हमसे आज तक नहीं बोला। वाह! अब तो शर्मा जी किसी तरह से इसके हाथ पीले करवा दो, हमें बिचौलिए की सारी शर्तें मंजूर है, हमें लड़की वालों की सारी शर्तें मंजूर है, तो लड़का पास करवा दो। उधर कविता के मध्य में जाता हूँ, उधर लड़की के पिताजी को पता नहीं कैसे भनक लग गई, लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। इंटरनेशनल तो सुने थे सर। उधर लड़की के पिता को कैसे भनक लग गई, लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। गुप्तचरों से पता चल गई, कहने लगा इतना जुल्म नहीं खा सकता। लड़की बोला बिचौलिए से अपनी लड़की किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। बिचौलिए ने देखा है रिश्ता बिगड़ रहा, बड़ी मुश्किल से बना है, तो कैसे रिश्ता बनाया जाए, तो मैंने समर्थन में तर्क दिए। बिचौलिया क्या बोला हमारे ससुर साहब से, ये केवल कल्पना और आप देखना कि मैंने कहां से हाथ से निकाला है। बिचौलिए ने कहा ये रिश्ता तो टूट जाएगा, तो मेरे समर्थन में उन्होंने तर्क दिया। गरज साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। गरज साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़के खानदान की ऊंचाई पे ध्यान देना विष्णु जी, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है, 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। वाह! बस ये ऊंचा खानदान है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है। इस तर्क पर एक श्रोता की ताली चाहूंगा। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। वाह! दाहिने हाथ में 2-2 है। बिचौलिए की बात में दम था, वो कौन सा 28 नगरपुरा वाले प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई, मंच पर खड़ा, वरमाला की बता रहा हूं बाबू जी, मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था,
हर एक बराती में एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर माइक की कभी खल रही, बहुत अच्छे। कविता खुद ब खुद निकल रही थी। किसे कविता सुनाऊं, एक मौके की तलाश थी। तभी किसी ने बताया, कभी याद आया, फेरों पे छंद सुनाऊंगा, यही आखिरी आस थी। हमारे यहाँ फेरों पे छंद सुनाते हो लिफाफा मिलता है। तभी किसी ने एडवांस मेरे हाथ में नेक का लिफाफा थमा दिया। उसे पता नहीं बहन जी किसने बता दिया कि लड़का कवि है। ये पता नहीं कितनी लंबी कविता सुना देगा, हो सकता लड़की को विदा होने से पहले ही रुला देगा। मेरी मन की मन में रह गई, मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा कि मेरी कविता किसी ने नहीं सुनी। 2 महीने में, रिश्ते को 2 महीने हो गए। पहली रात, शादी की पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी कि मेरी कविता किसी ने नहीं सुनी। शादी की पहली रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी और उसने जैसे ही हाँ भरी, बाबूजी मैंने लंबी लंबी 25-30 कविताएं सुना दी वाह। अपनी हास्य कविताओं पर। बाबूजी मैंने उसे कई बार रोते देखा और जब कर्म रस की सुनाई तो खुश होते देखा। समझ में नहीं आ रहा था कौन पागल है। कविताओं की गहराई में उतना खो गई, मुझे नहीं पता चला। 15 मिनट से उस दिन ये एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूर्त है, नारी वास्तव में ही त्याग की मूर्त है और एक सफल कवि बनने के लिए पत्नी की बहुत जरूरत है। धन्यवाद।